So foreign account. Foreign account are also important source, and many foreigners from different regions came to India, and their objective were different. Some of the foreigners came from the Greeks, and they were known as Greek travelers or Greek historians, and they visited for certain purposes. Like some of them were visited India, when Alexander attacked, along with the Alexander, they came to India. मतलब बहुत सारे ऐसे थे जो अलेक्जेंडर के साथ भारत आए थे. उन लोगों ने भी भारत का इतिहास लिखा है और भारत के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज डिस्कस किए इन लोगों ने है. जब अलेक्जेंडर का अटैक हुआ था तो उसके साथ कुछ इतिहासकार जो आए थे वो बेसिकली हिस्टोरियंस जो है अलेक्जेंडर के द्वारा जो अटैक्स थे उसको लिखने के लिए आए थे कि कहाँ कहाँ पर अटैक हुआ उसका है और किन किन जगहों पर. अलेक्जेंडर के अटैक का कोई भी सोर्स हमारे हिस्ट्री में नहीं मिलता है, यानी देयर नो डिस्क्रिप्शन ऑफ अलेक्जेंडर अटैक्स इन आवर सोर्सेज, यानी इंडियन सोर्सेज में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है. इंडियन हिस्ट्री लिखते ही नहीं थे हम लोग, मतलब इंडियंस जो है हमारे इतिहासकार हिस्ट्री लिखते ही नहीं थे. तो हम लोग ज्यादातर रिलीजियस चीजें या फिर सोशल एलिमेंट को हम लोग ज्यादा प्रायोरिटी देते थे. इस वजह से जो है इस तरीके की चीजों को हमने नहीं मेंशन किया है अपने सोर्सेज में. अगर अलेक्जेंडर के हिस्टोरियंस नहीं रहे होते तो अलेक्जेंडर का अटैक हुआ भी था भारत पर, ये हमें पता नहीं चलता. ठीक है, तो ड्यू टू दैट हिस्ट्री वी आर अवेयर टुडे दैट अलेक्जेंडर अटैक्ड इंडिया एंड द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया. तो मेनी हिस्टोरियंस केम विद अलेक्जेंडर, लाइक आनेसिक्रिटीज, नाम थोड़े कठिन है, अरिस्टोबुलस, and Nearchus. Nearchus was also naval commander of Alexander. अलेक्जेंडर का नौसेना अध्यक्ष था ये. ठीक है, तो विदेशी विवरण में आनेसिक्रिटीज, अरिस्टोबुलस एंड नियार्कस, they are important, they provided valuable source about the history of contemporary India. मतलब जब अलेक्जेंडर का अटैक हुआ था तो इस काल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज इन्होंने प्रोवाइड किए हैं. तो बिना इनके जो है हमें पता नहीं चलता कि अलेक्जेंडर का अटैक भी भारत पर हुआ था. तो दे प्रोवाइडेड वैल्यूएबल सोर्सेज, तो दे प्रोवाइडेड valuable sources about attack of Alexander and contemporary history. ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया. ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया के बारे में जो पॉलिटिकल कंडीशन थी ना उसको ये डिस्क्राइब करते हैं. तो दे वर इंपॉर्टेंट इन दैट सेंस. ठीक है, तो दे प्रोवाइडेड वैल्यूएबल सोर्सेज अबाउट द अटैक ऑफ अलेक्जेंडर एंड ऑल्सो अबाउट द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. एंड दे वर ऑल्सो दे ऑल्सो प्रोवाइडेड अनदर थिंग, दैट इज डेट. यानी अलेक्जेंडर के डेट की वजह से हमारा इतिहास थोड़ा सा सही तरीके से हम डेटिंग करने लगे, क्योंकि उससे पहले हम डेट को यूज नहीं करते थे इतिहास लिखने में, और बिना डेट के इतिहास नहीं होता है क्योंकि डेट ही क्रोनोलॉजी को क्रिएट करता है. तो इन लोगों ने हमारे देश के एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, वो है डेटिंग प्रॉब्लम. दे ऑल्सो सॉल्व द dating problem of Indian history. कलर भी अपने आप ही चेंज हो जा रहा है, बस दो ही कलर चेंज हो रहा है, लेकिन ये लाल दिखाई दे रहा है आप लोगों को. They also solved the dating problem of Indian history. मतलब यहाँ से डेटेड हिस्ट्री हमारा लिखा जाने लगा, यानी एक तिथि एक डेट के साथ इतिहास हम लिखने लगे यहाँ से. ये फायदा हमें हुआ था इस इतिहास लेखन से. तो ये इनिशियल ग्रीक हिस्टोरियंस है. ठीक है, तो फॉरेन अकाउंट में जहां पर लिखा ना, एक चीज भूल गया, यहाँ ग्रीक हिस्टोरियंस हेडिंग डाल देंगे ना, ग्रीक ट्रेवलर्स.
ये हेडिंग डाल करके करेंगे आप लोग। ग्रीक्स फॉरेन अकाउंट में, तो दे वर ऑल ग्रीक्स एंड नियार्कस वाज आल्सो नवल कमांडर ऑफ द अलेक्जेंडर्स आर्मी। नवल सेनाध्यक्ष था। सेल्यूकस का नाम सुना होगा आप लोगों ने, नियार्कस का नाम सुना है? हाँ, तो नियार्कस वाज नवल कमांडर, जबकि सेल्यूकस जो है वो एक तरीके का वो भी सेनापति ही था, लेकिन नवल कमांडर नहीं था। एंड ही केम टू लैंड रूट टू इंडिया, जबकि नियार्कस जो है ओशियनिक रूट से भारत आया था। ठीक है, भारत पहुंचने से पहले अलेक्जेंडर ने अपनी आर्मी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। तो एक पार्ट जो है इनके अंडर कर दिया था, नियार्कस के अंडर, जो समुद्र से आना था, और दूसरे पार्ट को जो है कर दिया था सेल्यूकस और अपने अंडर, और उनको लैंड रूट से आना था। तो फॉरेन अकाउंट में पहला सोर्स ये आपका है। तो सिकंदर ने अपना एम्पायर जो क्रिएट किया था मैसिडोनिया से लेकर के अफगानिस्तान और भारत तक, ये किया था। और इतने बड़े एम्पायर को अलेक्जेंडर ने सत्ता का सुख अलेक्जेंडर को नहीं मिला। ठीक है, और आप जानते हैं कि 323 में अलेक्जेंडर की डेथ हो गई थी बेबीलोन इराक में, यानी अपने देश भी नहीं पहुंच पाया था वो, एंड ही डाइड ऑन द वे एंड इट हैज बीन सेड दैट हिज सोल्जर्स मर्डर्ड हिम। ठीक है, उनके सैनिकों ने ही जहर देकर के मार दिया था, ऐसा कहा जाता है। अलग अलग व्यू है इतिहासकारों का, उस पर हमें डिबेट नहीं करना है। मर गया कोई बात नहीं, लेकिन एक सीख तो दे ही गया कि इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट करने के बावजूद भी उसका सुख जो है वो नहीं उठा पाया, जो होता है ना एक सुख, वो नहीं उठा पाया। तो किस काम का? इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट किया, एक जोश, एक जज्बा, एक एनर्जी, ठीक है, एक डेडिकेशन के साथ एक एम्पायर को क्रिएट करने चला था, कर भी लिया उसने, बट ही नेवर यूज दैट एम्पायर। ठीक है, और अंततः उसकी डेथ हो जाती है। और 323 के बाद इसका एम्पायर 2 भागों में डिवाइड हुआ, बैक्ट्रिया एंड पार्थिया। बैक्ट्रिया जो है अफगानिस्तान के पीछे वाला एरिया है, और अफगानिस्तान के सटे हुए एरिया को हम लोग बैक्ट्रिया कहते थे, पार्थिया और बैक्ट्रिया। तो पार्थिया पीछे वाला एरिया है। तो वहां से सेल्यूकस का शासन आता है, सेल्यूकस इसका सेनापति था, और बैक्ट्रिया वाले रीजन पर कंट्रोल कर लेता है ये। और सेल्यूकस के समय में एक विदेशी इतिहासकार भारत आता है, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज सेल्यूकस का एम्बेसडर था ये इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। देयर वाज एक्चुअली वॉर बिटवीन चंद्रगुप्त मौर्य एंड सेल्यूकस इन 305। 305 में युद्ध हुआ था सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच, और इस युद्ध में सेल्यूकस की हार हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य की जीत हुई थी। इसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन एंड ट्रीटी पैक्ट, एक समझौता हस्ताक्षर हुआ था। उस समझौते में एक समझौता ये भी था कि अपने राजदूत सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजता वो, और ये इसने किया। और कुछ समय तक सेल्यूकस चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था। बहुत सारे डिस्क्रिप्शन ये देता है मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के काल का। तो बेसिकली ये सेल्यूकस का एम्बेसडर था, एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था, और चंद्रगुप्त मौर्य से हारने के बाद ये इसने राजदूत भेजे थे। ठीक है, और डिप्लोमेटिक रिलेशन मौर्य काल में रहा है। डिप्लोमेटिक रिलेशन चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में है, फिर अशोक के दरबार में, और बिंदुसार जो उसका बेटा था चंद्रगुप्त मौर्य का, उसके दरबार में भी राजदूत आए थे। बता सकते हैं आप लोग? हाँ, डायमेकस, और फिर अशोक के समय में, बिंदुसार के समय में डायमेकस आया था। अशोक के समय में ग्रीक एम्बेसडर एक आया था सीरिया से, डायनोसियस नाम था उसका। हाँ, डायमेकस, डायनोसियस। तो मेगास्थनीज, डायमेकस एंड डायनोसियस, ये 3 एम्बेसडर्स आए थे 3 बड़े राजाओं के दरबार में। पहला ये था, और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आया था बिंदुसार, बिंदुसार के दरबार में डायमेकस, फिर डायनोसियस अशोक के समय में। ये 3 आए थे। इसने एक किताब लिखी थी, तो जानते ही आप लोग है। तो इंडिका अभी ओरिजिनली अवेलेबल नहीं है, इसकी बुक है ये। ठीक है, बट इट इज नॉट ओरिजिनली अवेलेबल। ओरिजिनली अवेलेबल नहीं है, डिस्ट्रॉय हो गई है किताब, लेकिन इसके डिस्क्रिप्शन जो है इंडिका के बहुत सारे जगहों पर मिलते हैं। कंटेम्प्रेरी इतिहासकारों ने इसमें जो लिखा था उसके बारे में लिखा है इस किताब में, और बहुत सारी बातें इसके बारे में लिखी गई हैं। इस इंडिका से और इसके डिस्क्रिप्शन से बहुत सारी बातें मौर्य एम्पायर के बारे में हमें पता चलती है। तो पहले मैं बता दूं इसमें लिखा क्या इसने है। ठीक है, इसमें
इंडिका में इसने उस समय की सोसाइटी के बारे में लिखा है, ठीक है, उस समय के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा है, ठीक है, और उस समय की इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में लिखा है, इकोनॉमिक कंडीशन। तो सोसाइटी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमिक कंडीशन, ही गिव डिस्क्रिप्शन अबाउट दिस। जैसे सोसाइटी के बारे में बताता है मेगास्थनीज, कुछ बातें ऐसी करता है जो इतिहास में अक्सर पूछा जाता है। जैसे सोसाइटी के बारे में बताता है कि भारत में 7 जातियां निवास करती थी, देयर वर 7 कास्ट्स इन इंडिया। अगर ये पूछ दिया जाए कि किस इतिहासकार ने या किस विदेशी यात्री ने यह कहा था कि भारत में 7 जातियां निवास करती थी, तो आपको सीधे सीधे आंसर इसी को करना है कि देयर वर 7 कास्ट्स इन इंडिया। इन्होंने प्रोफेशन के आधार पर जातियां डिवाइड कर दिया। जैसे कृषक को एक जाति बना दिया, ठीक है, तो प्रोफेशन के आधार पर जाति कर दिया। सेनापति को एक जाति बना दिया। तो इस तरीके से 7 जातियों की बात करता है। इसके अलावा सोसाइटी के बारे में ये बताता है कि देयर आर नो स्लेवरी सिस्टम इन इंडिया, यानी भारत में दास प्रथा नहीं पाई जाती है, जबकि देयर वाज अ स्लेवरी सिस्टम इन इंडिया एंड फ्रॉम द वैदिक पीरियड, ठीक है, वैदिक पीरियड से ही भारत में स्लेवरी सिस्टम रहा है। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में स्लेवरी सिस्टम की का डिस्क्रिप्शन पहली बार किसी लिटरेचर में कब मिलता है, तो वेद में मिलता है, ऋग्वेद में ही। तो देयर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ स्लेवरी सिस्टम इन ऋग्वेदा। बट अब यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट अगर करेंगे ना चीजों को लेकर के, तो वो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि डोमेस्टिक स्लेवरी या एग्रीकल्चरल स्लेवरी का जिक्र पहली बार कहां मिलता है। जैसे वो कह दें कि अगर एग्रीकल्चरल स्लेवरी सिस्टम का जिक्र पहली बार कब मिलता है या डोमेस्टिक स्लेवरी का कब मिलता है, तो यहां पर वो थोड़ा सा ट्विस्ट कर सकते हैं। इसको लेकर के आपको थोड़ा सा जानकारी चाहिए होगा। तो मैं बता दूं कि फ्रॉम द बिगिनिंग टू टिल मौर्यन पीरियड देयर इज ओनली डिस्क्रिप्शन ऑफ डोमेस्टिक स्लेवरी सिस्टम, ओनली डिस्क्रिप्शन ऑफ डोमेस्टिक स्लेवरी, क्योंकि ऋग्वेद में भी डोमेस्टिक स्लेवरी सिस्टम का ही जिक्र है। एग्रीकल्चर स्लेवरी पहली बार मौर्य काल में दिखता है। और मौर्य काल में आपको याद होगा जब कलिंग युद्ध हुआ था, तो मोर देन 1 लाख पीपल वर अरेस्टेड और दे वर कन्फाइंड एंड लेटर दे वर इन्वॉल्व इन द एग्रीकल्चरल एज एन एग्रीकल्चरल स्लेव्स, यानी एक तरीके से कृषि दास के रूप में उनको डिप्लॉय कर दिया गया, ठीक है। तो एग्रीकल्चरल स्लेवरी सिस्टम का पहली बार जिक्र जो मिलता है वो कहीं ना कहीं मौर्यन काल में शुरू होता है, जो अशोक के समय में जो बंदी बनाए गए लोग थे उनको डिप्लॉय करता है वो एग्रीकल्चरल स्लेवरी के रूप में। तो वहां पर आप बाइफरकेट करेंगे उसको, ठीक है। सोसाइटी के बारे में ये डिस्क्रिप्शन इसका है। और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिस्क्रिप्शन काफी है, क्योंकि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अलावा जो कि मौर्य काल के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में ही बताता है, इसका डिस्क्रिप्शन भी बहुत वैल्यूएबल है मौर्य काल के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। जैसे सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का जिक्र जिस तरीके से करता है, विशेषकर पाटलिपुत्र का, उसमें बताता है कि 6 समितियां होती थी पाटलिपुत्र का एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, और 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियां थी वो, यानी देयर वर 6 कमिटीज एंड ईच कमिटीज कंसिस्ट 5 मेंबर्स टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्र। तो वो चीज वो बताता है। और हर कमिटी का अलग रोल होता था। जैसे कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का काम करता था, कोई डेथ एंड बर्थ का रजिस्ट्रेशन करता था, इस तरीके से अलग अलग कमिटीज थे। कोई विदेशियों को देखरेख करने वाली समिति थी। तो इस तरीके से चीज, अब जैसे आपसे पूछ दे कि सेंसस के बारे में जिक्र पहली बार या सेंसस टाइप की जिक्र पहली बार कब मिलता है, मौर्य काल में, क्योंकि डेथ एंड बर्थ ही रजिस्ट्रेशन किया जाता था, और ये सेंसस ही एक तरीके का है, ठीक है। और इसी तरीके से विदेशियों की देखरेख करने वाली समिति भी एक स्पेसिफिक थी। और मेगास्थनीज बताता है, इसका मतलब है कि मेगास्थनीज खुद एक विदेशी था, और वो ये बात बताता है कि पाटलिपुत्रा सिटी में इस तरीके की कोई कमिटी थी वहां पर। इसके अलावा इसने बहुत सारे गुप्तचर एडमिनिस्ट्रेशन, स्पाई एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब का जिक्र किया अपने समय में है। स्पाई एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, स्पाई अधिकारियों के नाम अलग बताता है थोड़ा सा, तो अलग अलग चीजें वो बताता है कुल मिलाकर के, ठीक है। इकोनॉमिक सिस्टम में बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन तो नहीं करता है ये, लेकिन एक आध चीज बताता है, जैसे देयर वाज नो फेमाइन इन इंडिया, यानी भारत में अकाल नहीं पड़ते, ऐसी बात बताता है वो। जबकि आज जानते हैं कि मगध में चंद्रगुप्त मौर्य जिसके दरबार में था ये, उसके समय में ही 12 वर्षों का अकाल पड़ा था मगध में। और 12 वर्षों के अकाल के बाद वो श्रवण बेलगोला माइग्रेट हो गया था चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो उसके समय में ही अकाल था। और 2 अभिलेख भी चंद्रगुप्त मौर्य के समय मिले हैं जो अकाल को डिस्क्राइब करते हैं, बताएंगे आप लोग। There are 2 inscriptions during the period of Chandragupta Maurya. It has been found from Uttar Pradesh and one from Bangladesh. ठीक है, name of the inscription. Copper plates ही, हाँ। नाम, any idea? No. उत्तर प्रदेश से मिला है, गोरखपुर के पास से सोहगौरा कॉपर प्लेट मिला है। एंड महास्थान
वेस्ट सॉरी बांग्लादेश से, प्रेजेंट डे बांग्लादेश से मिला है। ठीक है, इन दोनों इंस्क्रिप्शन में ये लिखा गया है कि अकाल के समय राज्य जो है ग्रेनरी का एक तरीके से कंस्ट्रक्शन करवाता है ताकि लोगों को रिलीफ वर्क किया जा सके। ये बताता ये है, तो कहीं ना कहीं इसके बारे में भी बातचीत करता है। तो कुछ बातें इसमें से लिख लेंगे, एक दो तीन जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। मेगास्थनीज, लिख लो। पहला पॉइंट लिख लेंगे कि देयर वाज नो स्लेवरी सिस्टम, देयर वाज नो स्लेवरी सिस्टम अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज। देयर वाज नो स्लेवरी सिस्टम according to Megasthenes. There was no slavery system according to Megasthenes. यानी भारत में दास प्रथा नहीं पाई जाती, ऐसा मेगास्थनीज कहता है। दूसरा, there were 7 castes living in India. There were 7 castes living in India. यानी भारत में 7 जातियां रहती थी, ऐसा ये कहता है। There were 7 castes living in India. And third, ये तीनों ही क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। ये ऐसे अनोखे चीजें करता है ना कि मतलब ये भारतीय समाज को समझ ही नहीं पाया है। इनफैक्ट 7 जातियों की बात करता है, जबकि 4 वर्ना सिस्टम है और जातियां बहुत सारी हैं। हर वर्ना से आपको कास्ट मिलेंगी और बहुत सारी अनलिमिटेड कास्ट। तो 7 जातियां तो थी नहीं, इसने प्रोफेशन को ही कास्ट बना दिया। ये प्रॉब्लम थी, समाज को समझ ही नहीं पाया ये। ठीक है, और तीसरी चीज लिखेंगे आप लोग, पहला क्या लिखा था? स्लेवरी सिस्टम, फेमाइन लिख लेंगे ना। देयर वर नो फेमाइन अकॉर्ड इन इंडिया। भारत में अकाल नहीं पड़ते ना। देयर वर नो फेमाइन अकॉर्ड इन इंडिया। नो फेमाइन अकॉर्ड इन इंडिया, भारत में अकाल नहीं पड़ते। ये 3 स्टेटमेंट जो इनका रॉन्ग है, और तीनों रॉन्ग स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछते हैं। बाकी और भी चीजें इन्होंने बताया है जो मोर एडमिनिस्ट्रेशन जब हम लोग कराएंगे ना, तो वहां पर आपको बता दिया जाएगा। स्पेशली अब उस पर फोकस नहीं करेंगे, ठीक है, वहीं पर करेंगे। तो मेगास्थनीज का डिस्क्रिप्शन है। जहां तक इंडिका की बात करूं मैं, इंडिका मैंने बताया कि ओरिजिनली नहीं मिलता है। ये अब बहुत सारे जो इतिहासकार उस समय के थे, कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियन जैसे एरियन, स्ट्राबो, इन लोगों के डिस्क्रिप्शन में इसका डिस्क्रिप्शन मिलता है। ठीक है, बाकी और कहीं नहीं मिलता। बल्कि ये पॉइंट लिख लें, कहीं कहीं एग्जाम में किसी पूछा गया है कि इंडिका का डिस्क्रिप्शन किसके हिस्ट्री राइटिंग में ये मिलता है, लिख लेंगे। इंडिका इज नॉट ओरिजिनली अवेलेबल एट प्रेजेंट। इंडिका इज नॉट ओरिजिनली अवेलेबल एट प्रेजेंट, यानी इंडिका वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। इंडिका इज नॉट ओरिजिनली अवेलेबल एट प्रेजेंट। इंडिका वर्तमान में उपलब्ध नहीं है ना। एंड इट्स डिस्क्रिप्शन हैज बीन फाउंड, इट्स डिस्क्रिप्शन हैज बीन फाउंड its description has been found in the writings of Strabo, Arian, etc. Strabo, Arian, etc. इसका विवरण जो है स्ट्राबो एरियन के वर्णनों में मिलता है। स्ट्राबो, एरियन, ये सब इतिहासकार थे उस समय के, ठीक है, इनके डिस्क्रिप्शन में मिलता है स्ट्राबो एंड एरियन। तो ये था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज के अलावा भारत में मौर्यों के बाद विशेष रूप से अगर देखा जाए तो कुछ और भी लोग आए थे भारत। कुछ नहीं भी आए थे, उनके बारे में भी जानना जरूरी है। लेकिन कुछ आए थे और वो आने के बाद जो है कुछ किताब तो लिखते हैं, लेकिन अपना नाम लिखना भूल जाते हैं किताब पर। मतलब यात्रा इतनी दूर तक कर लेते हैं भारत तक, रोम से चल करके, कि अपना नाम ही लिखना भूल जाते हैं। एक किताब का नाम अक्सर पूछा गया है, शायद आपके एग्जाम में पूछा गया होगा, आई थिंक, ठीक है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, पोस्ट मौर्यन पीरियड का इतिहास बताता है। और उसका राइटर जो है भारत के समुद्रों तक आता है, भारत के तट तक आता है, भारत के बंदरगाहों तक आता है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी का राइटर, किताब इसी नाम से लिखा गया है, बट इसका राइटर अननोन है।
और क्वेश्चन कई बार इस तरीके के पूछे जाते हैं। ये डिस्क्रिप्शन क्या देता है कि भारत रोमन एम्पायर के बीच पोस्ट मॉडर्न पीरियड में एक बहुत ही ज्यादा व्यापार संबंध जो बहुत डेवलप था उसके बारे में डिस्क्राइब करता है, और इंडियन पोर्ट्स को डिस्क्राइब करता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट आइटम्स को डिस्क्राइब करता है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट आइटम्स क्या थे उसमें, इसको डिस्क्राइब करता है। ठीक है, तो तीसरा लिख लेंगे आप लोग, बुक का नाम है ये पेरिप्लस एरिथ्रियन सी, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। तो लिख लेंगे इट्स राइटर इज अननोन, इसका लेखक अज्ञात है ना, इट्स राइटर इज अननोन, इट्स राइटर इज अननोन, its writer is unknown. He described about the ports of India, about the ports of western India लिखेंगे। He described about the ports of western India, यानी पश्चिमी भारत के बंदरगाहों की चर्चा करता है ये। He described about the ports of western India, पश्चिमी भारत के बंदरगाहों की चर्चा करता है। Described about the ports of western India and also described about the trade relation between Roman, and also described the trade relation between Roman Empire and India. Also described trade relation between Roman Empire and India, तथा भारत और रोमन एम्पायर के बीच व्यापार संबंध का जिक्र भी करता है। Also described trade relation between Roman Empire and India. तो पेरिप्लस में ये बात करी गई है। इसके बाद एक इतिहासकार था जो भारत नहीं आया, लेकिन इसका डिस्क्रिप्शन भी बड़ा महत्वपूर्ण है, शायद नाम सुना होगा आप लोगों ने, प्लिनी। ही वॉज ऑल्सो हिस्टोरियन ऑफ रोमन एम्पायर, रोमन राजाओं के दरबार में रहता था ये, और इसने भी इंडिया और रोमन एम्पायर के बीच ट्रेड रिलेशन की चर्चा की अपनी बुक में। इसकी बुक का नाम है नेचुरल हिस्ट्री, नेचुरल हिस्ट्री। He also described about the trade relation between Roman Empire and India, यानी रोमन एम्पायर और भारत के बीच व्यापार संबंधों का जिक्र किताब में करता है अपने। ये एक ऐसा इतिहासकार है जो इस बात पर रोना रोता है, इसमें किताब में लिखा गया साफ साफ, he wept out, clearly he wept out that almost 10 lakh sisters, 10 crore sisters, sorry, 10 crore sisters had gone towards India on and Roman emperors means expend 10 crore sisters on the luxurious item of India। ठीक है, यानी भारत के लग्जूरियस आइटम्स को भारत से मंगाते थे और उस पर 10 करोड़ सिस्टर्स खर्च करते थे। ही लिटरली वेप्ट आउट, यानी रोना रोता इस बात का है। लिख लेंगे, ऐसे ऐसे घटनाएं बहुत होंगी। एक 17वीं सदी में आया था बर्नियन नाम का, वो भी यही बात करता है, इसी तरीके की बात करता है। वो कहता है कि पूरी दुनिया से सोना घूम घूम करके भारत में आकर दफन हो जाता है। ठीक है, तो भारत में गोल्ड बहुत आता था। ठीक है, और गोल्ड अभी भी आता है भारत में, लेकिन अब इंपोर्ट करके आता है। पहले क्या है कि इंपोर्ट था, लेकिन वो पेमेंट था एक तरीके का, यानी जो हम बाहर सामान भेजते थे उसका पेमेंट लेते थे और गोल्ड में वो पेमेंट लेते थे। उस वजह से भारत बहुत प्रॉस्परस कंट्री था, और यही कारण है कि अटैकर्स का शिकार भी रहा अक्सर, क्योंकि सीमा पर हमने सुरक्षा की नहीं और अटैकर्स के शिकार हम बनते रहे, यही कारण रहा है। लिख लेंगे इसको, he wept out, he wept out that he wept out that on the luxurious items of India, he wept out that on the luxurious items of India, on the luxurious items of India, Roman emperors
spent Roman emperor spent almost 10 crore सेस्टर्स। सेस्टर्स की स्पेलिंग ये है, गोल्ड कॉइन्स था, रोमन गोल्ड कॉइन्स, ऑलमोस्ट 10 करोड़ सेस्टर्स। रोमन एम्परर स्पेंड ऑलमोस्ट 10 करोड़ सेस्टर्स, यानी प्लिनी इस बात का रोना रोता है कि भारत के विलासिता के सामानों पर 10 करोड़ सोने की मुद्राएं खर्च की जाती थी, इस बात का रोना रोता है। स्टेटमेंट ये सब थोड़ा सा याद रखेंगे ना, कभी कभी स्टेटमेंट बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, पूछ लेते हैं ये लोग स्टेटमेंट। अगर पूछ दिया जाएगा तो फिर मामला यही होता है कि कहां पर कितने स्टेटमेंट आपने पढ़े हैं। कई बार किताबों में पढ़ने को मिलता है, क्लासेस में जनरली इसको डिस्कस नहीं किया जाता है, बहुत कम बताया जाता है, क्यों स्टेटमेंट में हम जबरदस्ती टेंशन लेने जाएं। ठीक है, बहुत सारे स्टेटमेंट बोले गए हैं। ठीक है, अब किसने कहा था इस तरीके की बात कि समाजवाद जो है दुनिया के समस्याओं के समाधान की एकमात्र कुंजी है, यानी सोशलिज्म इज द ओनली की टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड। भारत के थे हैं, पहुंच तो गए ये, ठीक है, पहुंच तो गए, लेकिन जानते थे, पढ़ा था कहीं स्टेटमेंट। नेहरू एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, क्योंकि समाजवाद के बारे में सबसे बड़ा विजन जो था नेहरू का था, और अपने लखनऊ सेशन में ये बोला था उन्होंने 1934 के लखनऊ सेशन में। इस तरीके के स्टेटमेंट बहुत आएंगे, जैसे महात्मा गांधी ने भी एक इसी तरीके का स्टेटमेंट दिया था कि गांधी कुड डाई बट नॉट गांधीज्म। किस सेशन में कांग्रेस के बोला था ये, ठीक है, ये भी स्टेटमेंट महात्मा गांधी का है कि गांधी कुड डाई बट नॉट गांधीज्म, यानी गांधी मर सकता है, गांधीज्म नहीं, गांधीवाद नहीं। ठीक है, एनी आइडिया? 1931 कराची, कराची सेशन 1931, हाँ, तो उसमें उन्होंने कहा था कि गांधी कुड डाई बट नॉट गांधीज्म। ठीक है, गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। इस तरीके के स्टेटमेंट बहुत सारे हैं। अब कुछ मोटे मोटे स्टेटमेंट आप जानते हैं, जैसे स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार, हम इसे लेकर रहेंगे, ठीक है, वो जानते हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये मोटे मोटे स्टेटमेंट हैं जो ठीक है चलता है, लेकिन ये बहुत कम अब पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, जनरली वनडे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। लेकिन जब सिविल सर्विसेज की बात आती है ना, थोड़ा सा डेप्थ में जाते हैं और चीजों को वहां पर पूछते हैं। जैसे इसने 1935 के कानून के बारे में, जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, दैट वाज द लास्ट एक्ट मेड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट फॉर टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया, तो उनके बारे में किसी ने ये स्टेटमेंट दिया था कि ये कानून जो है एक तरीके का बिना इंजन वाला कानून है, जिसमें बहुत सारे ब्रेक्स हैं, यानी इट इज एन एक्ट विदाउट इंजन एंड इट हैज मेनी ब्रेक्स। ठीक है, ये किसी ने स्टेटमेंट दिया था। नेहरू ने दिया था, नेहरू ने ही कहा था इस कानून के बारे में कि इंजन है नहीं इसमें, यानी इंजनलेस मशीन है, एंड देयर आर मेनी ब्रेक्स इन दिस एक्ट। तो ये एक कमेंट था इस कानून पर। जैसे क्रिप्स मिशन पर महात्मा गांधी ने कहा था ये इट वाज अ पोस्ट डेटेड चेक, इट इज अ पोस्ट डेटेड चेक, ये सब जानते हैं। करो मरो का नारा किसने दिया, तो ये सब जानते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत सारे स्टेटमेंट ऐसे आएंगे ना जो जहां पर बहुत सारी चीजें आप शायद नहीं जानते होंगे, तो वहां पर जो है किताबें या तो पढ़ने पर पता चलता है, क्योंकि ओरिजिनल बुक्स में वो सारे स्टेटमेंट इसी अंदाज में लिखे होंगे कहानी के फॉर्म में कि कब किसने क्या कहा, और या फिर आपको थोड़ा बहुत मैं बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है, ताकि आप कनेक्ट हो जाए एग्जाम से। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट लिख लिया आप लोगों ने? चलिए, इसी तरीके का एक और था जो भारत नहीं आया था, ग्रीक ही था, टॉलेमी। टॉलेमी की किताब है, भारत नहीं आया था ये भी, टॉलेमी की किताब है ज्योग्राफी। टॉलेमी ज्योग्राफी इसकी किताब है। इसने भी भारत और रोमन एम्पायर के बीच ट्रेड रिलेशन का जिक्र किया है। ठीक है, यानी ये तीनों किताबें, ये किताब और इसकी किताब और इसकी किताब, तीनों भारत यूनान के बीच रोमन एम्पायर का जिक्र करते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट फीचर पोस्ट मौर्यन पीरियड का जो है वो भारत और रोमन एम्पायर के बीच ट्रेड रिलेशन ही था। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर आप देखेंगे जब पोस्ट मौर्यन पर हम लोग पहुंचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पोस्ट मौर्यन में क्या क्या चीजें थी और किस तरीके से ये व्यापार होता था और किन किन लोगों द्वारा किया जाता था और कितना ल्यूक्रियस ट्रेड था फॉर इंडिया, एंड इट्स बैलेंस ऑफ पेमेंट वाज इन फेवर ऑफ इंडिया, भारत के फेवर में था ये। यानी हम लोग सारा सामान भेजते थे उधर से, या तो हम घोड़े लेते थे उसके बदले में, या सोना चांदी और बहुत सारे मेटल्स लेते थे, ये सारी चीजें लेते थे हम।
ठीक है। तो टॉलमी ने भी यही जिक्र किया है, भारत यूनान रोमन एम्पायर के बीच, भारत और रोमन एम्पायर के बीच व्यापार संबंध, लिख लेंगे इसको। He also described India Roman trade relation, India Roman trade relation और इसका नाम तो जानते ही आप लोग, द फादर ऑफ हिस्ट्री। इसने एक किताब लिखी थी, किताब का नाम है हिस्टोरिका। इसमें भारत का भी इतिहास लिखा इसने है, और भारत के अलावा जो है दुनिया के और भी बहुत सारे देशों, मोर देन 130 प्लस कंट्रीज का इतिहास लिखा है इसमें। बिना भारत आए हुए इसने इतिहास लिखा है। इसका मतलब है कि जो विदेशी यात्री भारत आते थे उनके डिस्क्रिप्शन के आधार पर अपना इतिहास लिखा है। तो ये बुक का नाम है इसके, ठीक है। और इसीलिए बहुत सारे देशों का इतिहास लिखने के कारण से इसे फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। लिख लेंगे कि ही रोट द हिस्ट्री ऑफ मेनी कंट्रीज इन हिज बुक, ही रोट द हिस्ट्री ऑफ मेनी कंट्रीज इन हिज बुक। तो इसने अपनी पुस्तक में अनेक देशों का इतिहास लिखा है। ही रोट द हिस्ट्री ऑफ मेनी कंट्रीज इन हिज बुक, अपनी पुस्तक में इसने अनेक देशों का इतिहास लिखा है। दैट्स वाई ही इज नोन एज फादर ऑफ हिस्ट्री, दैट्स वाई ही इज नोन एज फादर ऑफ हिस्ट्री। ये तो थे ग्रीक्स, आपके ग्रीक्स हो गए हैं आपके, ठीक है।